रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा या तसला अथवा कील के आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति की पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिट लैम्प या बर्नर पर इसका दहन करिए तथा इसमें बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आंखों पर यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? आपने देखा होगा कि श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। क्रियाकलाप 1.2 एक परखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसे पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्रियाकलाप 1.3 एक शंकर फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। चित्र 1.2 सावधानी। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क में परखनली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी परीक्षण की सहायता से हमें निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास में हो रहे परिवर्तन को देखें तो हम पाएंगे कि चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। वायु के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नई पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद परिवर्तन को उनके मध्य के भीतर तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादों के बीच प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं तरफ RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण में इससे संक्षिप्त विधि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र के उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो आप उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg+O2 एरो MgO। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है। यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम वायु जलने की ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार स्मरण होगा कि जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान
का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों तत्वों कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है: जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त सब समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है: Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या की तुलना करें। तत्व Zn अभिकारकों की परमाणु की संख्या 1 और उत्पादों की परमाणु की संख्या 1। हाइड्रोजन अभिकारकों की परमाणु की संख्या 2 और उत्पाद की परमाणु की संख्या 2। तत्व में सल्फर अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या 1, उत्पाद की संख्या 1। ऑक्सीजन तत्व में अभिकारक की परमाणु की संख्या 4, उत्पाद की परमाणु की संख्या 4। समीकरण 1.3 के तीर के निशान दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं: Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2। चरण 1 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे प्रत्येक सूत्र को चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। निम्नलिखित समीकरण संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। चरण 2 असंतुलित समीकरण को 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। तत्व Fe अभिकारकों की परमाणु की संख्या 1, उत्पाद की परमाणुओं की संख्या 3। हाइड्रोजन अभिकारकों की परमाणु की संख्या 2, उत्पाद की परमाणु की संख्या 2। ऑक्सीजन अभिकारकों की परमाणु की संख्या 1, उत्पाद की परमाणु की संख्या 4। चरण 3 सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 इसके ऑक्सीजन के तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन की परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में 1 H2O में, उत्पादों में 4 Fe3O4 में, संतुलित करने के लिए 1×4 उत्पादों में 4। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों को यौगिकों को सूत्र को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। Fe तथा H परमाणु अब संतुलित नहीं है। इनमें से किसी भी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। जब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में, उत्पादों में प्रारंभ में अभिकारकों में 8 4H2O, उत्पादों में 2H2O, संतुलित करने के लिए 8, उत्पादों में 2×4। समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए। तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व जो संतुलित करना शेष है। लोहे आयरन के परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में 1, उत्पादों में 3 Fe3O4 में, संतुलन करने के लिए 1×3, उत्पादों में 3। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम 3 परमाणु लेते हैं: 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या का परिकलन करते हैं: 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि यह छोटी पूर्णांक संख्या केवल गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना। ऊपर दिए गए संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए।
क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों की गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस, लिक्विड, एक्वस तथा सॉलिड दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वस लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा: 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस, एरो Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 में H2O के साथ G का चिन्ह उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, एरो 340 ATM CH3OH 6CO2 प्लस 12H2O, एरो 66H12O6 6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं? प्रश्न: वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? प्रश्न 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण को लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रश्न 3, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था एवं संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो हाइड्रोजन क्लोराइड को संतुलित करते हैं। H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 एरो HCl, इसको संतुलित करने पर H2 प्लस 2Cl एरो 2HCl बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बेरियम सल्फेट क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर संतुलित करेंगे तो 3BaCl2 प्लस A2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2AlCl3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2O को संतुलित करेंगे तो 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2O बनेगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 एवं 4 में करेंगे। संयोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.4, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए एवं चित्र 1.3 में दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaO प्लस H2O एरो CaOH2 प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर दिए गए अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों की चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही है। CaOH2 एक्वस प्लस CO2 एरो गैस एरो CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करें। कोयले का दहन।
C सॉलिड प्लस O2 गैस एरो CO2 गैस। H2 गैस तथा O2 गैस जल का निर्माण। 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की कुछ अन्य उदाहरण हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? आप सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन है, जिनका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस एरो 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें केवल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.5। एक शुष्क कवच में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग पर ध्यान दीजिए। कवच नली को बर्नर या स्प्रिट लैम्प की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल का रंग को देखिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाषणिक विशिष्ट गंध को आप सूंघ सकते हैं। 2FeSO4 एरो ऊष्मा Fe2O3SO2 प्लस SO3। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल देता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड एक ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 गैस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक सीमेंट का उपयोग के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। CaCO3 सॉलिड एरो ऊष्मा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में देखेंगे। क्रियाकलाप 1.6। क्या कवतनली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे के कवतनली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा कि 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। 2PbNO3 एरो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। क्रियाकलाप 1.7। एक प्लास्टिक मग लीजिए। इसकी तली पर 2 छिद्र करके उसमें रबर की डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसे कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल में भरी 2 आशंकित परखनलियों में दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों को ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परखनलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परखनलियां गैस में भर जाएं, तब वे सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती पर दोनों परखनलियों
के मुंह पर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी, इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है? दोनों प्रक्रियाओं में कौन सी गैस उपस्थित है? क्रियाकलाप 1.8, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश चित्र 1.7 में रख दीजिए। थोड़ी देर के पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग को देखिए। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन का वियोजन के कारण ऐसा होता है। 2AgCl सॉलिड एरो 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करते हैं। 2AgBr सॉलिड एरो सूर्य का प्रकाश 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक परखनली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपने हथेली में परखनली के नीचे सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है? प्रश्न 1, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है? किसी पदार्थ X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। इसका आंसर होगा बिना बुझा हुआ चुना और इसका सूत्र CaO होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर 1 में लिखे X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। जैसे कि इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जल को ऊष्मा देंगे तो वह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा, जिसका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा, जिससे एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी हो जाती है। विस्थापन अभिक्रिया, लोहे की 3 कील लीजिए और रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। A तथा B से चिन्हित हुई 2 परखनलियाँ लीजिए। प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किले के धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परखनली के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक 8.A डुबोकर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलों के कॉपर सल्फेट की विलयन से बाहर निकाल दीजिए। परखनली A तथा परखनली B में कॉपर सल्फेट की विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी किलो का रंग तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। Fe+Cu SO4 एरो FeSO4+Cu। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, Zn+Cu SO4 एरो ZnSO4+Cu, Pb+CuCl2 एरो PbCl2+Cu। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्रियाकलाप 1.10, एक परखनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परखनली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। इन दोनों विलयनों को चित्र 1.9 में मिला लीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4+BaCl2 एरो BaSO4+2NaCl। ऐसा क्यों होता है? Ba2+ तथा SO2 की अभिक्रिया BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें अपने लेड 2 नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? उपचयन एवं अपचयन। क्रियाकलाप 1.11 चना डिश में 1 ग्राम कॉपर चून लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? कॉपर चून की सतह से कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। 2Cu प्लस O2 उसको तापन एरो C2CuO। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह पर काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए वह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ZNO प्लस C एरो Zn प्लस CO। MnO2 प्लस 4HCl एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर CO प्लस ZNO उपचयित होकर Zn बनता है। अभिक्रिया 1.3 में HCl Cl2 से उपचयित तथा MnO2 MnCl2 अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन से दहन होता है, तब यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को मैग्नीशियम रिबन का उपचयन होता है या अपचयन? क्या आपने दैनिक जीवन के उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया पर लोहे का जंग लगना कहते हैं। कुछ उदाहरण अन्य धातुओं से भी परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी एवं तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल की आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विकृत गंधिता। वसायुक्त तथा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद, गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद, गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेली एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसें युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके?